सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को। यह अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके पवन सीरीज से हैं, तो इनको पूरा हम सॉल्व करेंगे। 2 से 3 पार्ट में पूरा जितने भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको हम पूरा खत्म करने वाले हैं। 82 क्वेश्चंस हैं आपके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। और इससे पहले गणित विषय की सारी क्लासेस मैंने आपके ले ली हैं। राजन सीरीज मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। आपके पवन के अतिलघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। तो ये सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गणित विषय का लिंक मिल जाएगा। गणित विषय के सामने जो लिंक है उस पे आप क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस, गणित से जुड़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी क्लासेस के बाद आपको सीरीज की वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस, ये सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में यहाँ पे पहला प्रश्न है। देखिए 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आयतन, दीवार है तो दीवार ने दोस्तों जगह घेरी होगी, और जगह जो भी जगह घेरता है चीज, उसको जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसका हम लोग आयतन निकालते हैं। और आयतन निकालने का जो सूत्र होता है, दीवार क्या है, घन के आकार की है, घनाभ के आकार की होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह फॉर्मूला लगेगा। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए लंबाई है 8 मीटर, तो दीवार की लंबाई हो जाएगी 8 मीटर, और ऊंचाई जो है वह 3.5 मीटर का है, और चौड़ाई देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है, और बाकी जो दोनों यूनिट्स हैं वह मीटर में है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग आप दे दोगे तो 0.20 हो जाएगा, यह मीटर में दीवार की ऊंचाई। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो लंबाई है 8, तो 8 गुणे 3.5 गुणे ऊंचाई है 2। अब देखिए 8 का गुणा 3.5 में होगा तो 8 त्रिक 24 और 4 28 हो जाएगा, और ये 0.2 हो गया है, ऊंचाई 0.2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 28 गुणे 0.2 या 0.2, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, और यह आ जाएगा घन मीटर में या मीटर क्यूब। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे तो 5.6 मीटर आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए एक समुच्चय सेट दिया गया है, बी एक समुच्चय दिया है, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पे निकालना है। ए यूनियन बी। अब यूनियन में क्या करते हैं, सभी पदों को हम लोग लिख लेते हैं और कोई पद रिपीट नहीं करते हैं। तो ए यूनियन बी में हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 8 है तो 8 को लिखेंगे, 12 है तो 12 को, 15 है 15 को, 16 है 16 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए 8 हम लिख चुके हैं तो 8 को नहीं लिखेंगे बी में, फिर उसके बाद 15 को भी लिख चुके हैं, 17 और 20 रह गया तो 17 और 20 को लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ए यूनियन बी आ जाएगा। ए और बी में आने वाले सभी पदों को लिखा जाएगा और किसी पद को 2 बार नहीं लिखा जाता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे पदों को लिखा जाता है जो ए और बी दोनों में आए हों। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए 8 ए में भी आया है, बी में भी आया है, तो 8 को लिख देंगे, और 12 देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं है, और 15 देखिए ए में है और बी दोनों में है तो 15 को लिखेंगे। इसी प्रकार से 16 ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसी प्रकार 17 और 20 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो 8 और 15 ऐसे 2 पद हैं जो ए और बी दोनों में है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वह 8,15 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप 2 समुच्चय अगर आपको दिए रहेंगे तो उसका आप यूनियन निकाल लोगे और उसका इंटरसेक्शन निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो यह चेक जिसके नाम पे होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस
पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। तो वाहक चेक या बियरर चेक जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो चेक जिसके नाम पे होता है या तो वह खुद जाकर के बैंक से पैसे निकाल सकता है और पैसे कैश मिल जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है अकाउंट में नहीं मिलते हैं, कैश मिल जाते हैं। और कोई दूसरे को जिसके नाम पे चेक है किसी दूसरे को भी वह भेज करके पैसे निकलवा सकता है बैंक से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लॉग 1296 बेस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेस 6 है तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लॉग ए बेस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यह अप्लाई करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो जो बेस है उसी के घात के रूप में हम लोग चीजों को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 बेस में है और 1296। अब इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग 1296 को कितना लिखा जा सकता है, 6 के घाते 4 लिखा जा सकता है और यहाँ बेस में है 6। ठीक, अब अगर घात में कुछ होता है, log a to the power n होता है, तो इसे कितना लिखा जाता है, n log a लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से log 6 के घाते 4 है तो इसे कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे log 6 और बेस में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 6 है और बेस में भी 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अनुपात क्या है। तो दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरे राशि में कितनी बार सम्मिलित है तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात का संबंध होता है, बटे का संबंध होता है, एक राशि दूसरे में कितना समाहित है, सम्मिलित है, यह अनुपात दिखाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित अनुपात क्या है। तो अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे एक अनुपात है a अनुपाते b और दूसरा अनुपात है c अनुपाते d, तो a इंटू c अनुपाते b इंटू d यह क्या कहलाएगा, यह मिश्रित अनुपात कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित करें। अब अनुपात में मैंने आपको क्लास में ही बताया है कि अनुपात तभी लेते हैं जब जो राशियां दी हैं वह समान हो। जैसे 90 पैसा दिया है और 90 रुपए दिया तो इसका अनुपात नहीं होगा। जब दोनों या तो पैसे में हो या तो दोनों रुपए में हो तभी अनुपात होगा, समान राशियों का अनुपात होता है। अब किलो का अनुपात लीटर से नहीं होगा। ठीक है, किलो का अनुपात किलो से ही होगा और लीटर का अनुपात लीटर से ही होगा। ठीक, और रुपए का अनुपात रुपए से होगा और पैसे का अनुपात पैसे से होगा। ठीक, तो 90 पैसे है और बटे में 9 रुपए से अनुपात लेना है तो रुपए को आप पैसे में बदल दीजिए तो कितना 100 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए 90 बटे 900 आ गया। ठीक, शून्य शून्य कट जाएगा और 9 से 90 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 बटे 10 यानी कि 1 अनुपाते 10 का अनुपात आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जो सरलतम अनुपात हो जाएगा वह 1 अनुपाते 10 का हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, समानुपात किसे कहते हैं। तो समानुपात यदि 4 राशियां इस प्रकार से हो कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से है तो चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं। अगर 4 राशियां दी गई हैं और पहले 2 राशियों का जो अनुपात है वही तीसरे और चौथे राशि का भी अनुपात हो तो यह चारों राशियां क्या कहलाएंगी, यह समानुपात में है। ठीक है, समानुपात के भेद बताइए। तो समानुपात के 2 भेद होते हैं, सरल समानुपात और मिश्र समानुपात। अब देखिए अनुलोम या अनुक्रमानुपाती का क्या अर्थ है। तो ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है मिश्र समानुपात किसे कहते हैं। तो जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो तो
मिश्र समानुपात कहलाता है। अब मिश्र समानुपात कब होता है? जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हो और एक राशि का जो परिवर्तन हो वह 2 या 2 से अधिक राशियों पे निर्भर हो। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 90 को 4:5 के अनुपात में विभाजित करो। अब कोई भी संख्या अगर आपको दी रहे और बोला रहे कि उसे इस अनुपात में विभाजित करो, तो जो अनुपात आपको दिया है विभाजित करने को, पहले जो संख्याएं हैं जैसे 4:5 है तो उसे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 4 और धन 5, यह अनुपातिक योग हमारा हो जाएगा। अनुपातिक योग कितना आ जाएगा? 9। अगर a अनुपाते b दिया होता तो a धन b हमारा क्या होता है? अनुपातिक योग होता है। और अगर पहला भाग हमें निकालना है, 4:5 में बांटेंगे 90 को तो कितना आएगा? तो 4 गुणे 90/9, 9 से भाग कर देंगे, अनुपातिक योग से भाग कर देंगे और जो पहला भाग है 4 इससे गुणा करेंगे। 90 में 4 से गुणा करेंगे और 9 से भाग करेंगे, आ जाएगा 40। इसी तरीके से दूसरा जो भाग होगा उसमें 4:5, तो दूसरा जो भाग है 5 अनुपात का, उससे गुणा करेंगे संख्या में और भाग दे देंगे अनुपातिक योग जो आया है 9 उससे, तो आ जाएगी दूसरी संख्या, जो दूसरा भाग है वह 50 आ जाएगा। तो 40 और 50 यह 2 भाग में विभाजित हो जाएगी संख्या, अगर 90 को 4:5 के अनुपात में हम बांटे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3, 12, 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्याएं दी गई हैं और उसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछ रहा है, मतलब कि चतुर्थानुपाती मतलब कि 3 संख्याएं समानुपात में चतुर्थानुपाती पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि जो संख्याएं हैं वह समानुपात में है और चौथी जो संख्या है वह हमें निकालना है। तो लिख लेंगे इसे 3:12 लिखेंगे, फिर समानुपाते 15 अनुपाते x लिखेंगे। इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 3/12 लिख लेंगे और समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो समानुपात की जगह बराबर और 15/x, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, x का गुणा 3 में होगा और 15 का गुणा होगा 12 में, तो 3 गुणे x 3x हो जाएगा और 15 का गुणा हो जाएगा 12 में। और x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 15 गुणे 12 और बटे में है 3, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में और 15 का गुणा 4 में होगा तो यह आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू जो चौथी संख्या आएगी वह कितना आएगी? जो चतुर्थानुपाती होगा वह होगा 60। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित को सरल कर घातांकी रूप में लिखिए। अब यहाँ पे 2 पदों का आपस में गुणा हो रहा है, 2 भिन्न दिए गए हैं, भिन्नों की घात में कुछ है, इनका आपस में गुणा हो रहा है। अब यहाँ पे घात का जो नियम है वह अप्लाई होगा। जैसे a के घाते m है और इंटू a के घाते n है, तो ये क्या हो जाता है? a के घाते m धन n। अगर आधार समान है तो आधार को समान रखते हुए हम लोग घाते को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऋण 2/5 दोनों जगह है, मतलब कि यह दोनों जगह उपस्थित है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे तो दोनों का गुणा जब होगा तो घातें बस जुड़ जाएंगी। और घात कितनी है? यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 4 है, तो 11 × 4 कितना हो जाएगा? 15। यही हो जाएगा इसका सरलतम रूप। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सरल ब्याज तथा मूलधन को समझाइए। सरल ब्याज तथा मूलधन को, तो सरल ब्याज क्या होता है? सरल ब्याज वह धन होता है जो पूंजी के स्वामी को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त होता है, सरल ब्याज कहलाता है। आपने किसी को पैसे दिए हैं और उन पैसे के बदले वह पैसा जब तक वह व्यक्ति नहीं लौटा रहा है वह आपको कुछ राशि देता रहता है निश्चित समय पे, जैसे 1 महीने पे या 1 साल पे, तो वह क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसे बैंक से पैसे लेता है तो उसे साल भर पे ब्याज चुकाना पड़ता है, और जो धन उसने लिया रहता है बैंक से उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए अगला मिश्र धन को समझाइए। तो मिश्र धन किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्र धन कहते हैं, ठीक।
अब जैसे एक साल पहले किसी ने बैंक से ऋण लिया, लोन लिया, अब वह बैंक को पूरा पैसा लौटाने गया है और उस पूरे पैसे में क्या क्या रहेगा, जितना पैसा उसने लिया था बैंक से और जितना एक साल का ब्याज होता है बैंक का, तो इन दोनों को जोड़ करके क्या आएगा, मिश्र धन आता है। ब्याज और मूलधन को जोड़ने के बाद हमें मिश्र धन मिलता है। इसके बाद देखिए दर किसे कहते हैं, तो 100 रुपए के एक वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, किस रेट पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। दर 100 रुपए पे जितना एक वर्ष का ब्याज होता है उसे हम दर कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 80 रुपए का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए मासिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 2 पैसे हर 1 रुपए के बदले मासिक लिया जाता है, 2 पैसे ब्याज अगर लिया जाता है हर 1 रुपए के बदले मासिक तौर पे, तो 80 रुपए का 5 महीने का कितना ब्याज होगा। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए कि 2 पैसे लिए जा रहे हैं हर 1 रुपए के लिए जो दिया जाएगा और मासिक तौर पे। ठीक है, तो 1 रुपए का 1 माह का ब्याज कितना लिया जाता है, 2 पैसे यानी कि 0.02 रुपए। ठीक, अब अगर 80 रुपए का 1 माह का ब्याज अगर हम लोग देखें तो वह कितना होगा, 80 रुपए का 1 माह का ब्याज जो 1 रुपए का लगता है उसमें 80 का आप गुणा कर दीजिए तो आपको 80 रुपए का 1 माह का ब्याज पता चल जाएगा। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है कितने माह का है, 5 माह का, तो 80 रुपए का 5 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, जो 80 रुपए का 1 माह का ब्याज है उसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 माह का पता चल जाएगा। अब इसी को गुणा करके निकाल लेंगे तो 80 25 400 और 400 का गुणा हो जाएगा 0.02 में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 गुणे 2 यानी कि 8, तो 8 रुपए होगा 80 रुपए का 5 महीने का ब्याज 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह के दर से। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 750 का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 750 रुपए मूलधन है जिसका 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में PRT/100 लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट बराबर PRT/100 और P यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पे 750 और दर कितना है 5 और कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, तो 750 गुणे 5 गुणे 4 बटे 100 और इसे सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 75 दूनी 150, तो 150 रुपए ब्याज आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो यदि पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि का मूलधन माना जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि एक निश्चित समय के लिए, जितने समय के लिए उसने पैसे लिए हैं उसमें से एक निश्चित समय जिसपे ब्याज लगता है, जैसे 1 साल या 1 महीने पे ब्याज लगता है, तो उस समय के बाद अगर ब्याज और मूलधन को जोड़ करके फिर से मूलधन उसको माना जाए तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, तो मूलधन कितना है यहाँ पे 100 और 3% दर है और 2 वर्ष का समय है, तो 100 गुणे 3 गुणे 2 बटे 100 और 100 कट जाएगा, 3 गुणे 2 बचेगा, तो 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा 6 रुपए आ जाएगा इसका साधारण ब्याज। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 400 रुपए पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना आएगा यह हमें निकालना है। ठीक है, तो 400 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पहले लिखेंगे मूलधन गुणे
दर गुणे समय। ठीक है, तो 400 गुणे 3 गुणे 5 बटे 100 और ब्याज निकल के आएगा 60 रुपए। और मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन क्या होता है मैंने आपको बताया, मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 400 रुपए और ब्याज कितना है 60 रुपए, ये हमने निकाला है। तो 400 धन 60 कितना आ जाएगा 460। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 460 रुपए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपए होगा। तो किस धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपए होगा। तो यहाँ पे जो मूलधन है वह नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है I बराबर PRT बाई 100, इसी में अगर P की वैल्यू हमें निकालना हो तो P की वैल्यू क्या आएगा, P की वैल्यू तो ये हो जाएगा I इंटू 100 बाई RT। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। यही फॉर्मूला आप लगा लोगे तो यहाँ पे देखिए ब्याज 45 रुपए हो जा रहा है, यह बता रहा है, और 45 गुणे 100 और बटे समय कितना है 2 वर्ष और दर कितना है 5 वर्ष। तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 9 45 और 2 से 100 को काटेंगे तो 50, तो 5 9 45 और शून्य 450 रुपए मूलधन होगा। ठीक है, तो 450 रुपए मूलधन का 2 वर्ष का 5% के दर से जो ब्याज आएगा वह कितना आएगा 45 रुपए आएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए होगा। तो यहाँ पे अब देखिए दर हमें निकालना है, तो दर का फॉर्मूला बन जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो दर कैसे निकालेंगे, ब्याज जो है वह 60 रुपए है, तो 60 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है 200 रुपए, और कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए, तो 200 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 200 का शून्य कट जाएगा 100 से, और 3 से अगर काटें तो 20 बार में, और फिर 2 बचा है तो 10, यानी कि 10% क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, कितने समय में 300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए होगा। कितने समय में 300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए होगा। तो यहाँ पे समय पूछ रहा है, अगर समय पूछता है तो आप समय को फॉर्मूले में ले आइए, समय को एक तरफ कर लीजिए और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी एक तरफ हो जाएंगी। तो समय का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर, वही फॉर्मूला है आपका I बराबर PRT बाई 100। इसी फॉर्मूले को हम लोग जब समय पूछ रहा है तो टाइम को एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीजों को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज देखिए कितना है 90 रुपए है, तो 90 गुणे 100 हो जाएगा अंश में, और हर में देखिए मूलधन गुणे दर यह हमें लिखना है, तो 300 गुणे 6 लिख देंगे। ठीक, तो अब 300 का 2 शून्य और 100 का 2 शून्य कट जाएगा, और 3 से 90 को काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, और 6 25 30 होता है, यानी कि 5 केवल रह जाएगा। तो 5% यहाँ पे लिखा है, यह गलत है। 5 वर्ष, देखिए समय आया है तो समय क्या होगा 5 वर्ष। ठीक, दर वार्षिक है तो 5 वर्ष समय आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी प्रश्न जो है वह समझ में आ रहे होंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं। इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए। जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वह हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा, कम से कम 5 मित्रों को आप इस वीडियो को शेयर करिए, और आपके जो DLED कॉलेज का ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका DLED का, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को दोस्तों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं आपको वह मिल पाए। ठीक, और इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो, तो अगले पार्ट में दोस्तों
बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे 3 पार्ट में, लगभग सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे और आपका अति लघु उत्तरीय भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से अगर आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करनी है तो थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं और सभी विषयों को पढ़ने के साथ साथ अगर आपको टेस्ट भी देना है, सभी विषयों के नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स से हमने क्लासेस ली हैं वह अगर आपको चाहिए तो वह आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। और जितनी भी मास्टर क्लासेस हैं जो एक ही वीडियो में हम लोग पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा देते हैं, वह मास्टर क्लास भी आपको ऐप पे देखने को मिलेगा। तो सभी पीडीएफ नोट्स सीरीज की पीडीएफ और मास्टर क्लासेस और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं आपको ऐप पर थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में देखने को मिलेंगी। तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से चाहे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर खोलिएगा, वहां पर सर्च करिएगा टारगेट यूपीटेट सीटेट, तो आपको चैनल का लोगो वहां पे और टारगेट यूपीटेट सीटेट दिख जाएगा हमारा ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके रजिस्टर करके वहां पे थर्ड सेमेस्टर कोर्स में आप इनरोल कर लीजिए ताकि वहां पे सारी सुविधाएं आपको मिल पाए। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।